दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम स्व सहायता समूह की 2 क्लास कवर कर चुके हैं। आज हम स्व सहायता समूह की तीसरी क्लास को देख रहे हैं। इसमें हम कुछ ऋण से संबंधित मुद्दों को कवर करेंगे और साथ ही साथ ग्राम संगठन कैसे होता है वो पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्राम संगठन वाला जो पार्ट है, मैंने कुछ उसका बेसिक आपको जब मैं NRLM पढ़ा रहा था तब भी बताया था, लेकिन अब इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, चाहे वो ग्राम संगठन हो या संकुल स्तरीय संगठन हो। और उसके बाद हम ये कवर करेंगे कि अगर समूह में सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है तो समूह किस तरीके से रजिस्ट्री अधिनियम के अंतर्गत काम करता है, वो पाठ हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जो समूह की बचत होती है वो 2 तरीके की लोग जमा करते हैं, यानी जैसे जैसे लोगों की बचत होती है वो उस बचत को, अपनी सेविंग को किसमें, समूह के कोष में जमा करता है, और वही जो बचत होती है वही समूह के सदस्यों को ऋण देने के काम आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि बचत 2 तरीके की होती है, एक होती है निर्धारित बचत और एक होती है ऐच्छिक बचत। तो निर्धारित बचत यानी मान लीजिए समूह ने तय किया था कि हमको 100 रुपए प्रति सप्ताह बचत के रूप में हमको कोष में जमा करना है, यानी हर सदस्य को 100 रुपए जमा करना है, वो तो करेगा ही। अगर इसके अलावा कोई सदस्य अपनी बचत का और कुछ हिस्सा जमा करना चाहता है तो वो कहलाता है आपका ऐच्छिक बचत। मान लेते हैं समूह के सदस्यों के पास 100 रुपए फिक्स किया था कि 100 रुपए बचत के रूप में जमा करना है, लेकिन वो सदस्य जो है वो 150 रुपए जमा करना चाह रहा है, तो 100 रुपए उसकी निर्धारित बचत हो गई और 50 रुपए उसकी ऐच्छिक बचत हो गई। तो यहाँ पर समूह के नियम पहले से बने रहते हैं कि अगर कोई सदस्य अपनी ऐच्छिक बचत जमा करना चाहता है तो वो कितने महीनों के लिए जमा करेगा, और वो भी तय रहता है कि उसकी ऐच्छिक बचत, क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा कर रहा है तो उसको समूह ब्याज भी देगा। तो वो कितना ब्याज होगा वो पहले से तय रहता है, यानी कितने % ब्याज की दर पर समूह उसको ब्याज की राशि लौटाएगा। यानी जो 100 रुपए जमा कर रहे निर्धारित बचत, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन उस निर्धारित बचत के अलावा वो एक्स्ट्रा कुछ पैसा जमा कर रहा है जो उसके ऐच्छिक बचत में आता है। तो ये समूह अपने नियम में पहले से डिसाइड करेगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐच्छिक बचत के रूप में राशि जमा करना चाहता है तो वो कितने महीनों के लिए होगी और उसको कितना ब्याज दिया जाएगा। तो ये पहले से फिक्स रहता है। तो बचत की कल मैंने ब्याज वाला आपको नहीं बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको फिर से बता रहा हूं कि 2 तरीके की बचत होती है, निर्धारित और ऐच्छिक। ऐच्छिक बचत में उनको ब्याज की राशि भी मिलती है। अगला हम देखते हैं ऋण का लेन देन। ऋण का लेन देन कैसे होता है? समूह के सदस्यों द्वारा आम सहमति से ऋण की राशि तय की जाएगी, यानी ऐसा नहीं होता कि जो सदस्य जितनी ऋण की मांग कर रहा है उसको उतना मिल जाएगा। जितना भी ऋण की मांग कर रहा है वो समूह, क्योंकि मीटिंग में ही वो बताएगा कि मेरे को ऋण चाहिए, तो समूह के सदस्य आप आम सहमति से ये डिसाइड करेंगे कि उसको ऋण इतना दिया जाना चाहिए कि नहीं, उससे कम दिया जा सकता है तो कम दिया जाएगा। तो यहाँ पर समूह के सदस्यों द्वारा आम सहमति से ऋण की राशि तय की जाएगी कि उस व्यक्ति को कितना ऋण दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जितनी मांग कर रहा है अगर उतनी उसी में आम सहमति बन गई तो उतना ऋण दिया जाएगा। अगर वो ज्यादा ऋण की मांग कर रहा है और समूह के पास कोष कम है तो उसको कम ऋण दिया जाएगा। तो आम सहमति से डिसाइड होगा कि उसको कितनी राशि दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट, यह आवश्यक नहीं कि समूह के सभी सदस्यों को समान ऋण दे। समूह उपलब्ध कोष के आधार पर ऋण की प्राथमिकता तय करेगा। अब मान लेते हैं कि 2-3 लोगों को एक साथ ऋण की जरूरत पड़ गई। अब समूह का कोष जो है वो तो सीमित है, उनके पास जो बचत है वो भी सीमित है, तो समूह को हर व्यक्ति को तो प्रॉपर उतना ऋण नहीं दे सकता जितनी वो मांग कर रहे हैं। तो समूह के जितने सदस्य हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको पैसा देना एकदम जरूरत है। यानी मान लीजिए किसी का, कोई घर का परिवार का सदस्य बहुत ज्यादा बीमार है तो उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उसके सदस्य, अगर हम उसका इलाज करवाना प्रॉपर जरूरी है। जिसको घर की मरम्मत कराना उसको रोक के दिया जा सकता है, जिसको कपड़े खरीदना है वो रोक के दिया जा सकता है। तो यहाँ पर समूह के सदस्य जो है आम सहमति से प्राथमिकता तय करेंगे और उनके पास जितने कोष में पैसा है वो जरूरी नहीं कि समूह का सदस्य ऋण की मांग करे तो तुरंत ऋण के पास पैसा उसको दे दिया जाए। उसको सबसे पहले समूह के सदस्य अपने कोष में देखेंगे कि उतनी राशि अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 2 से 3 सदस्य एक साथ ऋण की मांग कर ले।
तो यहाँ पर फिर प्राथमिकता तय की जाएगी कि किसको ऋण देना है, किसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले ऋण दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो यह आवश्यक नहीं कि समूह के सभी सदस्यों को एक समान ऋण दे। समूह उपलब्ध कोष के आधार पर ऋण की प्राथमिकता तय करेगा। जो मैंने समझाया वो ठीक है। अब समूह के पदाधिकारी, कल भी मैंने आपको बताया था कि समूह क्या करता है, लोकतांत्रिक तरीके से यानी अपने सदस्यों के बीच में से चुनाव करवाता है और चुनाव के आधार पर समूह के सदस्य अपने बीच में से किसी को अध्यक्ष बनाते, किसी को कोषाध्यक्ष बनाते, किसी को सचिव बनाते हैं और वही पदाधिकारी होते हैं। और ये भी मैंने बताया था, यही पदाधिकारी क्या करते हैं, केवाईसी कराते बैंक में। समूह के हर सदस्य को केवाईसी कराना जरूरी नहीं, केवल पदाधिकारियों का केवाईसी होता है। तो समूह के पदाधिकारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, इनका समूह के सदस्य अपने बीच में से चुनाव करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर समूह के सदस्यों को बैंक से जो ऋण प्राप्त होता है वो पैसा बैंक खाते से निकालना होता है तो सचिव और अध्यक्ष का हस्ताक्षर यानी साइन लगता है। तो यहां पर फिक्स है कि अध्यक्ष और सचिव का हस्ताक्षर लगेगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अध्यक्ष वहां पर नहीं है तो पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई, तब कैसे पैसे निकालेंगे, तो उस समय सचिव और कोषाध्यक्ष का साइन लग जाएगा। यानी कोई भी कंडीशन में दो लोगों का साइन लगेगा ही। पहली कंडीशन अध्यक्ष और सचिव का साइन लगेगा, उससे पैसे निकलेगा। अध्यक्ष नहीं है तो सचिव और कोषाध्यक्ष के साइन से पैसे निकल जाएंगे। अगर सचिव नहीं है तो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का साइन लगेगा। यानी किन्हीं दो लोगों का साइन लगना जरूरी है बैंक से पैसा निकालने के लिए, चाहे वो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हो, चाहे कोषाध्यक्ष सचिव हो या अध्यक्ष या सचिव हो, ये दो लोगों का साइन लगना जरूरी है और इनका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। चक्रीय बदलाव यानी हर 2 वर्ष में समूह अपने पदाधिकारियों को बदलते हैं। यानी मान लीजिए जो पहले अध्यक्ष बन गया, ठीक है, तो उसके बाद समूह में फिर से चुनाव होगा, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। यानी नेतृत्व करने का जो मतलब आप बोल लीजिए नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो सृजित करने के लिए क्या करते हैं, चक्रीय बदलाव करते हैं कि सभी सदस्य एक बार नेतृत्व करे ही समूह का। इसलिए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव का हर दूसरे साल चुनाव होता है। यानी हर 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद चुनाव होना जरूरी है और उसके बाद जो है नए अध्यक्ष, नए सचिव और नए कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो हर 2 वर्ष में ये बदलाव होता रहता है। अब देखते हैं कि जो समूह के सदस्य अपने बीच में से अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं वो अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला कार्य अध्यक्ष का होता है बैठक बुलाना व बैठक की अध्यक्षता करना। यानी जो समूह की बैठक बुलाए, जब बुलाने का काम भी अध्यक्ष का, उसकी अध्यक्षता भी अध्यक्ष ही करेगा। सेकंड पॉइंट है सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना। यानी समूह के जितने सदस्य होते हैं सबके प्रति वो समान भाव रखे। ऐसा नहीं कि किसी को फेवरेट मानकर उसको ज्यादा भाव दे, ऐसा नहीं। समूह के सभी सदस्यों के प्रति उसका समान भाव होना चाहिए। थर्ड है बैठक में सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को रखना और उस पर चर्चा करवाना। यानी हो सकता है कि समूह से कोई रिलेटेड कोई नया आइडिया लाए कोई भी सदस्य, तो वो आइडिया को वो सभी सदस्यों, समूह की बैठक होगी तो सभी के सामने वो रखेगा और उस पर चर्चा करवाएगा। अगर वो आम सहमति से पास हो जाता आइडिया तो वो समूह वैसा कार्य करने लगेगा। अगला पॉइंट, निर्णय ना होने की स्थिति में निर्णायक मत देना। यानी अगर कोई सदस्य प्रस्ताव लाए, उसमें चर्चा हुई, चर्चा के बाद आम सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आम सहमति नहीं बनी और पक्ष और विपक्ष में दोनों के बराबर वोट हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष होगा समूह का वो निर्णायक वोट देगा। अध्यक्ष पक्ष में वोट देगा तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, विपक्ष में देगा तो प्रस्ताव विफल हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिए, जैसे कि हम संविधान पढ़ते हैं, अध्यक्ष निर्णायक वोट कब देता है, जब दोनों पक्षों के वोट बराबर हो जाए। तो यहां पर भी वैसे ही है कि समूह का अध्यक्ष नॉर्मल स्थिति में वोट नहीं देता, लेकिन वहां पर प्रस्ताव में अगर आम सहमति नहीं बन पा रही, पक्ष विपक्ष बराबर हो जा रहे, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक वोट देगा। अगला पॉइंट, सदस्यों की उपस्थिति पर ध्यान देना। यानी समूह के सदस्य मीटिंग में शामिल हो, उस पर ध्यान देना भी अध्यक्ष का काम है। अगला पॉइंट, आपसी झगड़ों को आम सहमति से सुलझाना। यानी अगर समूह के सदस्यों के बीच आपस में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको दोनों को सामने बैठाएगा, सभी सदस्यों के सामने, और उस झगड़े को आम सहमति से सुलझाएगा। अगला पॉइंट है बैंक खाते का संचालन करना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन लगता है पदाधिकारियों का, तो बैंक खाते का संचालन तो अध्यक्ष कर ही रहे हैं। अब देखते हैं सचिव के कार्य क्या होते हैं। सचिव के कार्य जो है समूह के दस्तावेज की देखरेख करना।
यानी जो जितने भी स्व सहायता समूह के दस्तावेज रहते हैं उसको देख रेख करने का काम जो रहता है वो सचिव का रहता है, और उसको लिखने का यानी जो समूह में कार्यवाही हो रही है उसको लिखने का कार्य भी सचिव का होता है। अगला पॉइंट, बैठक की कार्यवाही को बैठक में लिखना, यानी जो भी समूह में बैठक में कार्यवाही हो रही है उसको नोट करेगा दस्तावेज में। अगला पॉइंट है बैंक खाते का संचालन करना, जैसे कि मैंने बताया सचिव भी साइन करता है पैसे निकालने के लिए, तो बैंक खाते का संचालन ये भी कर रहा है। अगला देखते हैं कोषाध्यक्ष के कार्य। कोषाध्यक्ष के क्या कार्य हैं वो देखते हैं। पहला है समूह के पैसे का हिसाब किताब रखना, यानी समूह में जो भी बचत जमा हो रही है वो प्रॉपर समय में जमा हो रही है कि नहीं, उसका हिसाब किताब रखना। अगर किसी को ऋण दिया गया है तो उसका तय समय में ऋण की वापसी हो रही कि नहीं, वो सब हिसाब किताब रखने का काम कोषाध्यक्ष का है। अगला है ऋण की किस्तों को जमा लेना, यानी जो किस्त पटाने आएंगे हर महीने का जो किस्त रहता है वो पटाने आएंगे तो उसको जमा राशि उसको जमा करेगा अपने कोष में। अगला बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में पैसा जमा करवाने का काम भी कोषाध्यक्ष का है। और अगला बैंक खाते का संचालन करना, क्योंकि साइन उसका भी लग रहा है तो बैंक खाते का संचालन ये भी कर रहा है। अगला देखते हैं बैंक खाते का संचालन। जैसे कि मैंने बताया अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बैंक खाते का संचालन करते हैं, किन्हीं दो का साइन लगेगा। बैंक से पैसे निकासी करने के लिए किन्हीं दो का साइन लगेगा, चाहे अध्यक्ष सचिव हो, चाहे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हो या सचिव कोषाध्यक्ष हो, किन्हीं दो के साइन से ही पैसे निकाले जा सकते हैं। अगला पॉइंट, समूह के कोष का निरीक्षण, यानी जो समूह के जो बचत अपनी उन लोग कोष में जमा करते हैं उसका भी समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। वो निरीक्षण कौन करता है? ग्राम संगठन करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है, यानी प्रॉपर समय में स्व सहायता समूह के कोष में बचत जमा हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका निरीक्षण, यानी कभी भी इसका मतलब आप जांच कर सकते हैं। कौन निरीक्षण कर सकता है? ग्राम संगठन कर सकता है। ग्राम संगठन क्या होता है ये आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं नियमावली में संशोधन, यानी स्व सहायता समूह अपनी बैठक में आम सहमति से नियम बनाता है। कब? जब स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 है या पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में 5 से 20 है। अगर 20 से कम सदस्य वाला स्व सहायता समूह है तो वो स्व सहायता समूह अपने समूह के संचालन के लिए नियम स्वयं बनाता है। लेकिन अगर 20 से ज्यादा सदस्य होते हैं स्व सहायता समूह में तो वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के नियम के तहत वो चलता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो सदस्यों की संख्या 20 से कम वाला पढ़ रहे हैं, तो इसी के लिए कि जो समूह के सदस्य होंगे वही अपनी बैठक में समूह के नियम बनाएंगे। अब अगर समय आने पर उस नियम में संशोधन करना हो तो कैसे कर सकते हैं वही बताया जा रहा है। सर्वसम्मति से या समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी या तो सभी लोग एग्री कर जाएं, अगर सभी लोग एग्री नहीं कर रहे हैं उस नियम में संशोधन का, तो अगर समूह के 2/3 सदस्य एग्री कर जाते हैं तो वहां पे नियम में संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखिए, सर्वसम्मति से यानी सभी सदस्य मान जाए, अगर सभी सदस्य नहीं मान रहे हैं तो समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से नियम में संशोधन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है समूह का विघटन, यानी स्व सहायता समूह को अगर खत्म करना है, खुद को यानी स्व सहायता समूह को लग रहा है कि अब हम लाभ नहीं कमा पा रहे, अब हमको खत्म करना है अपने आप को, यानी इस समूह का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। तो ऐसे कब होगा? सबसे पहले स्व सहायता समूह ने जो बैंकों से ऋण लिया उसको लौटाए पहले, यानी ऐसा नहीं कि बैंकों से जो ऋण लिया है उसको लौटा नहीं रहा है, तब समूह अपने आप को विघटित नहीं कर सकता। समूह को पहले जो उसका लेन देन है सब लौटाना पड़ेगा, जो भी बैंकों से उसने ऋण लिया सबको लौटाना पड़ेगा, और उस ऋण को लौटाने के बाद समूह के अगर 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित कर देते हैं समूह के विघटन का, तो वो स्व सहायता समूह खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि जो भी पहले लेन देन करना है समूह को, वो अपना लेन देन बैंकों को लौटा दे, उसके बाद समूह के 2/3 सदस्य आपसी सहमति से तैयार हो जाते हैं, तो वहां पर वो समूह विघटित हो जाएगा। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में कि अगर सर जो स्व सहायता समूह है जो बैंकों से ऋण लिया वो नहीं लौटाए तो क्या होगा? तो देखिए, अगर क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था MOU साइन होता है, MOU साइन सभी सदस्य करते हैं, तो अगर कोई भी सदस्य या कोई स्व सहायता समूह बैंकों को ऋण वापस नहीं लौटाता तो वह स्व सहायता समूह बैंकों की ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि उसमें सभी सदस्यों का साइन है। तो वो सदस्य कभी भी बैंकों से अगर कभी भविष्य में ऋण लेना चाहे
चाहे वो व्यक्तिगत ऋण क्यों ना हो, वो बैंक नहीं देगा, क्योंकि वो बैंकों में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, और ब्लैक लिस्ट होने के कारण उनको कभी भी भविष्य में कोई भी बैंक उनको, क्योंकि एक बार ब्लैक लिस्ट होता है तो समूह के सदस्यों के नाम जारी कर देता है, हर बैंक में उनके नाम चले जाते हैं और कोई भी बैंक उनको भविष्य में ऋण नहीं देगा, चाहे स्व सहायता समूह के लिए वो कभी लेना है या अपने लिए लेना है व्यक्तिगत, उनको कभी ऋण नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ग्राम संगठन, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है, ग्राम संगठन करता है। तो ग्राम संगठन क्या होता है कि प्रत्येक गांव में, यानी जितने भी गांव है, प्रत्येक गांव में जितने स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, हर स्व सहायता समूह अलग अलग कार्य करता है, तो एक गांव में जितने भी स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं उनको जोड़कर ग्राम संगठन बनाया जाता है। यानी अगर एक गांव में किसी को भी ग्राम संगठन बनाना है तो उस गांव में स्व सहायता समूह की मिनिमम संख्या 5 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या स्व सहायता समूह की 25 होनी चाहिए। यानी अगर किसी गांव में स्व सहायता समूह 5 से ज्यादा हैं तो उनको मिलाकर ग्राम संगठन बनाया जा सकता है। अगर कितने को जोड़कर स्व सहायता समूह मैक्सिमम बनाया जा सकता, कितने को जोड़कर ग्राम संगठन बन सकता है, मैक्सिमम 25। यानी अगर किसी गांव में स्व सहायता समूह की संख्या 5 से 25 है तो उनको मिलाकर एक ग्राम संगठन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी गांव में स्व सहायता समूह की संख्या 25 से ज्यादा हो, तो अगर किसी गांव में स्व सहायता समूह की संख्या 25 से ज्यादा है तो वहां पर एक से ज्यादा ग्राम संगठन बन सकता है। यानी ग्राम संगठन बनाने के लिए गांव में जो स्व सहायता समूह की न्यूनतम संख्या है वो 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम संख्या अगर 25 से क्रॉस हो जा रही है, यानी वहां पर उस गांव में स्व सहायता समूह की संख्या 25 से ज्यादा हो जा रही है, तो ऐसे गांव में 2 ग्राम संगठन होंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि एक ग्राम संगठन में 5 से 25 स्व सहायता समूह शामिल होंगे। अगर किसी गांव में स्व सहायता समूह की संख्या 25 से ज्यादा है तो वहां पर 2 ग्राम संगठन बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी गांव में स्व सहायता समूह की संख्या 5 से कम है तो वहां पे ग्राम संगठन नहीं बन सकता। ये चीज को नोट करिएगा। ग्राम संगठन क्या है? यह स्व सहायता समूह का एक ग्रुप होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्व सहायता समूह अपने अपने कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आ रही है, अगर एक स्व सहायता समूह जाकर मांग करेगा कि हमको ये पैसा दो, तो हो सकता है कि उसको पैसा लेने में देरी हो। लेकिन अगर एक ग्रुप बन गया, यानी गांव के जितने स्व सहायता समूह है वो एक ग्रुप में शामिल है, वो दबाव बना सकते हैं सरकार के ऊपर कि हमको वर्तमान में तुरंत पैसे की आवश्यकता है, या उनको कुछ काम करवाना हो तो वो पूरा संगठन एक बन जाएगा। तो आप बोलते हैं देखिए 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली सब अलग अलग है, लेकिन जब 5 उंगली एक साथ मिलती है तो इसको मुट्ठी बोलते हैं और उसमें पावर होती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक स्व सहायता समूह कोई कार्य करना चाह रहा है तो उसको हो सकता है कि मदद लेने में टाइम लगे, लेकिन सभी स्व सहायता समूह मिलकर उस काम को करना चाहेंगे तो एक ग्राम संगठन बना के वो अपनी मांग रखेंगे तो उनको करना ही पड़ता है। ठीक है, यानी वो प्रशासन को झुका सकते हैं। तो इसी के लिए ग्राम संगठन बनाया जाता है। अब इस ग्राम संगठन के उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। पहला, गांव में रहने वाले समूह के मध्य एकता लाना। ऐसा ना हो कि गांव में एक से ज्यादा समूह काम कर रहे हैं और वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ मिट रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सभी समूह के सदस्यों के मध्य एकता की भावना होनी चाहिए। यानी आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकंड, समूह को आर्थिक व प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर उनके कोष का निरीक्षण कौन कर रहा है, ग्राम संगठन। तो आर्थिक रूप से जो भी या प्रबंधकीय ये हो गया कि उनका मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है, ग्राम संगठन कर रहा है। और जितने भी समूह के अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक ग्राम संगठन में 25 स्व सहायता समूह शामिल हो रहे हैं, तो 25 स्व सहायता समूह के 25 अध्यक्ष हो गए, हर समूह का एक एक सदस्य हो गया। तो ग्राम संगठन की जब मीटिंग होती है तो अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए जाते हैं, अध्यक्ष जाकर वहां पर बैठते हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ग्राम संगठन के सदस्य कौन होते हैं, तो ग्राम संगठन के सदस्य सभी स्व सहायता समूह के जितने भी सदस्य हैं सभी ग्राम संगठन के सदस्य होते हैं। तो समूह को आर्थिक व प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराना, क्योंकि आपने जब पढ़ा भी था, अगर कोई पैसा आता है वो संकुल स्त्री संगठन के पास आता है, संकुल से ग्राम संगठन के पास जाता है और ग्राम संगठन स्व सहायता समूह में पैसा बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक व प्रबंधकीय सहायता प्रोवाइड कराता है ग्राम संगठन। अगला पॉइंट,
छूटे हुए गरीब परिवारों को समूह से जोड़ना, यानी गांव में अगर अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्व सहायता समूह में कार्यरत नहीं है लेकिन वो गरीब व्यक्ति है, तो उनको भी किसी ना किसी समूह में मतलब उसको जोड़ देना ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। अगला पॉइंट, दबाव समूह के रूप में कार्य करना। जैसे कि मैंने बताया, सब मिलकर काम करेंगे तो दबाव बनेगा सरकार के ऊपर और योजनाओं का लाभ उनको जल्दी मिलेगा। अगला, सरकारी योजनाओं को सदस्यों तक पहुंचाना, वही है दबाव बनेगा तो जो भी योजनाएं है सरकार की वो तेजी से कार्यान्वित होगी उनके क्षेत्र में। तो ग्राम संगठन, यहां तक हमने केवल उद्देश्य पढ़ा है। अगली क्लास में जब अब आएंगे तो ग्राम संगठन के कार्य क्या होते हैं वो भी देखेंगे, फिर संकुल स्तरीय संगठन क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं वो सब देखेंगे। फिर हम वहां पे चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश कोष, वो वाले पार्ट को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, एक ब्रीफ फिर से कवर कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।